इस सेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उसके बाद में जो हमारे पास में सेकंड हाफ होगा, तो उसमें आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इनसे पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे शुरू किया? मामाअर्थ एक्चुअली शुरू हुआ था जब मैंने अपने फर्स्ट बेबी को जन्म दिया था। दिस इज़ 2014 एंड उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क, एक्चुअली उससे पहले न्यूयॉर्क रह के आई थी। मैं वहाँ पे आर्ट एजुकेशन ले रही थी और उस समय वहाँ पे एक पूरी मूवमेंट चल रही थी जहाँ ये बहुत बड़े एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं शेल्फ से उठाए जा रहे थे, बिकॉज बोलने में आया था कि उनमें कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आई थिंक वहाँ से एज ए न्यू मदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ कि यार इंडिया के बच्चे या मेरा बच्चा ये डिज़र्व नहीं करता है। तो पहले शुरू किया बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, हम तो मतलब वो महीने का खर्चा लाइन बाय लाइन ऐसे होना चाहिए, 80% जो है सेविंग होनी चाहिए, 20% में खर्चा चलाना है, उस वो माइंडसेट से आए थे। तो वहाँ पे वो बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना जो है बैठ नहीं रहा था। तो वहाँ पे पहले तो बहुत क्रिप किया, मतलब जैसे एक वाइफ अपने पति के पास जाके बोलती है कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। और वहाँ से शुरुआत हुई थी मामाअर्थ की। दिसंबर 2016 में हमने ब्रांड लॉन्च किया था 6 बेबी केयर प्रोडक्ट्स के साथ। और उस टाइम हमारा विजन था कि ये ब्रांड सिर्फ बेबीज़ के लिए है, उतना ही रहेगा। कैटेगरी भी छोटी थी, बट हमें उस टाइम लगता था 100 करोड़ का ब्रांड बना लिया, मतलब वी वुड हैव किल्ड इट, राइट। ये तो बहुत अच्छा कर लेंगे हम, उससे ज़्यादा तो एस्पिरेशन क्या हो सकती है। बट जैसे जैसे, क्योंकि हम कंज्यूमर्स की बात सुन रहे थे, उन्होंने ही हमें बोला कि सिर्फ बेबी क्यों, मम्मियों को भी तो चाहिए ये वाले प्रोडक्ट्स। बेबीज़ जो है मदर्स के इतने क्लोज रहते हैं। तो वहाँ से मदर्स के लिए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। फिर फादर्स डे पे कैंपेन उठाया किसी ने कि ये मामाअर्थ क्यों है, ये पापा अर्थ क्यों नहीं है। पापाओं ने क्या खराब किया है भाई, पापा भी उतना ही प्यार करते हैं बच्चे से। Right. तो फिर उस तरीके से जो है हमारी कंपनी एक बेबी केयर कंपनी से एक ब्यूटी पर्सनल केयर कंपनी बनी। और अब हमारे पास 300 प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस बेबी कैटेगरी, स्किन, बॉडी, हेयर, फेस, एग्जॉस्टिव लिस्ट। और बड़ी रिसेंटली हमने जो है कलर केयर में भी एंट्री ली है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हमने स्टार्ट किया था हम एशिया के ओनली मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड थे। तो हमने सिर्फ इस चीज़ पे नहीं रिलाई किया कि हम कह रहे हैं अच्छे तो आप विश्वास कीजिए। हमने बोला कंज्यूमर सिर्फ तभी विश्वास करेगा अगर कोई तीसरा बंदा बोलेगा कि यार हमने टेस्ट किया, ये सही है, ये सेफ़ है। तो हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेड सेफ, उनके साथ टाई अप करके वो एक एक प्रोडक्ट में एक एक इंग्रेडिएंट जो आप डाल रहे हैं, किस परसेंटेज में डाल रहे हैं, आपका फॉर्मूला किस वेसल में स्टोर हो रहा है, इसको जब आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो कैसे लाइन में पैकेजिंग कर रहे हैं, जो आप पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइक्लेबल है या नहीं, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ होना चाहिए आपका पूरा प्रोसेस। तो वो सब के साथ जो है हमने मामाअर्थ लॉन्च किया। और ये कहाँ की कंपनी है, ये मेड सेफ जो आप बता रहे हैं, कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमने स्टार्ट यूएस वाली के साथ किया था, बट जैसे जैसे स्केल करते रहे तो हमने ऑस्ट्रेलिया मेड सेफ को भी अपने साथ बांध लिया था। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर व्हाटएवर शी हैज डन। एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉइज आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ऑन अ फुल टाइम बेसिस? हमारे ऑफिस में कुछ 450 लोग काम करते हैं, और अगर मैं ऑफलाइन टीम भी मिला लूँ, वेयर हाउस टीम, ऑफलाइन टीम, तो वो 1500 से 2000 और लोग होंगे। एंड इट्स अ D2C ब्रांड, राइट? इट्स अ D2C। so जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचना शुरू किया था, मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट किया था। और 6 महीने के बाद जो है हमने धीरे धीरे लर्न किया, जैसे जैसे कंपनी बनाई, उसमें शॉपिंग कार्ट डाला, फिर अपनी वेबसाइट से बेचा। तो पहले 3 साल हम ऑनलाइन फर्स्ट थे, 95% रेवेन्यू ऑनलाइन से ही आता था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, और क्योंकि हम कंज्यूमर की बात सुनते हैं, तो कंज्यूमर्स ने हमें बोलना शुरू किया कि हम आपको ऑफलाइन में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम टच फील करके ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर हमने ऑफलाइन एक्सपैंड करना शुरू किया। अब हम 40,000 प्लस दुकानों में अवेलेबल है। तो जब आपने शुरू किया था तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है इनिशियली, उसको फिगर आउट करना। तो उसमें आपको कितना टाइम लगा था? तो मैं बताती हूँ, हमने दिसंबर में लॉन्च किया। अमेजोन का लॉन्च पैड लॉन्च हुआ था। पैसे तो नहीं इतने थे ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह पे लगाने हैं, तो हमने लॉन्च पैड के साथ ही अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। हमने बोला आप लॉन्च कर रहे हो, हम आपके इवेंट में आएंगे, अपने ब्रांड की बात करेंगे, वहीं से लॉन्च किया। तो आई थिंक पहली सेल तो उससे अगले दिन ही आ गई थी। तो पहली सेल आई थी, लाइक सेलिब्रेटिंग।
उसके बाद एक एक 2-2 सेल आती रही रोज़ के हिसाब से, बट 15 दिन बाद, और मेरे को एग्जैक्टली डेट भी याद है, कुछ 20 दिसंबर को एक बड़ा ऑर्डर आया। वो बड़ा ऑर्डर था कि एक माँ अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रही थी और उसने बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स इतने पसंद हैं कि मैं रिटर्न गिफ्ट्स में मेरे जो है 30 हैम्पर्स जाने हैं, मैं आपके प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ। और उस टाइम मतलब मैं घबरा गई थी कि ये ऑर्डर कैसे फुलफिल करेंगे हम, ये तो इतना बड़ा ऑर्डर है। इतना स्टॉक नहीं होता यूजुअली जब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं होता, राइट। काफी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पर जब डिलीवर कर दिया ना ऑर्डर, उसके बाद लगा कि यार नाउ वी आर इन बिजनेस, अब ये शुरुआत हो चुकी है, अब इसके आगे स्केल ही करना है। फिर हमने प्रोसेसेस सेट करने शुरू किए। मैंने अपना पहला एम्प्लॉय जनवरी में हायर किया था, वो आज तक हमारे साथ काम कर रहा है। पहले 6 महीने तो कस्टमर सर्विस पे भी मैं और वरुण ही बैठते थे, हमारे पास कोई कस्टमर सर्विस टीम नहीं थी। वरुण इज आल्सो माय हस्बैंड, ही इज आल्सो माय को-फाउंडर। और उस वक्त आप डायरेक्टली आप ही अटेंड करते थे कॉल्स, अपना नाम बदल करके? नहीं, नाम बदल, हाँ जी, यस, हेलो, वी आर, अच्छा, हाँ, दिस इज मामा अर्थ टीम, राइट। टीम ही 3 लोगों की थी तो क्या करेंगे ना। दिस इज मामा अर्थ एंड दे वर लाइक, हाँ जी, हम आपके फाउंडर से बात करना है। तो वी वर लाइक, अच्छा, give us a minute, we'll get back. And then Varun and I are looking at each other, what to do. Varun said that मैं उठाता हूँ फोन, ठीक है, बात है, 5 मिनट, हेलो, दिस इज द फाउंडर स्पीकिंग। आपने अपने हस्बैंड के साथ में मिल करके इस काम को किया, हाँ जी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या नहीं हुए? अगर हुए तो कितने हुए? देखिए, दिक्कतें तो हर जगह आती है, इसमें कोई मतलब, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत लड़ती हूँ, हमारे बहुत डिस्कनेक्ट होते हैं, बट हमने बड़ा जल्दी ये समझ लिया था कि यार अगर काम इकट्ठा करना है, पहले तो सबसे पहला बंदा जो मेरी टीम का पार्ट बना था वो वरुण थे। आप समझिए कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहले तो सारे ही आसपास काफ़ी डाउट कर रहे होते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, इतना कंफर्टेबल है, बच्चा इतना यंग है, ये सारा लाइफ, ये अपना बच्चा आप रिस्क में क्यों डालना चाहते हो? तो पहले तो वो प्रेशर फाइट करना अपने आप में एक बैटल होती है। उसके बाद अपने हस्बैंड को कन्विंस करना कि आप भी अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो ही वाज फ्रॉम द मार्केटिंग स्पेस, लाइक वो मार्केटिंग स्पेस। तो मार्केटिंग का बेसिकली उन्होंने सोचा होगा, प्रोडक्ट का पूरा आपने देखा होगा, दैट्स व्हाट आई, हाँ जी, हाँ जी, शुरुआत में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो बट जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कन्विंस कर रहे होते हो ना, तो आपके सामने वो शीशा रख देते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, पर्सनली, प्रोफेशनली, ये सोचा है, ये चीजें, एंड वो कन्विंस अगर आपने कर लिया, अपने फैमिली मेंबर को अगर आपने कन्विंस कर लिया ना कि आप भी ये छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो फिर आप किसी भी इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हो, बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल पार्ट है। तो वंस ही केम ऑन बोर्ड, फिर तो हम 1 और 1 11 हो गए थे। फिर हमने जो है काफ़ी, मैंने पूरा प्रोडक्ट, आज तक मैं इनोवेशन खुद देखती हूँ, तो हमारी कंपनी से जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो पर्सनली फॉर्मूला से लेके, पैकेजिंग से लेके, टेक्सचर से लेके, वो सारी चीज़ आज तक मेरे अंडर है कि प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी वो बिकेगा। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर टेम्परेरी बज़ क्रिएट कर सकते हो आप, बिजनेस नहीं बन सकता उसके ऊपर। वरुण ऑफ कोर्स इतने एक्सपीरियंस है जो मार्केटिंग एंगल लेके आए थे कि यार कैसे बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। फॉर दैट मैटर लॉन्च से पहले हम, मुझे अभी भी याद है, हम साउथ दिल्ली जाके एक टॉय स्टोर के बाहर जाके अपना एक छोटा सा टेबल लगा के खड़े हो गए थे। हमने बोला ये टॉय स्टोर है, यहाँ पे तो पेरेंट्स ही आते हैं, जो भी आएगा हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करके समझें कि वो हमारा प्रोडक्ट देख के क्या सोच रहे हैं। हमने पहले सोचा था दुकान के अंदर स्टॉल लगाएंगे, पर हमें ऐसे थ्रो कर दिया गया बाहर। कौन है आप, मतलब होता है, बिल्कुल कि मतलब क्या बात कर रहे हो, व्हाई वुड वी गिव यू स्पेस, राइट। तो हमने दुकान के बाहर वो वॉकवे होता है जहाँ पे जो कॉमन पैसेज होता है, वहाँ पे हम लगा के खड़े हो गए थे। वहाँ पे जैसे जैसे कंज्यूमर आते रहे, हमने बहुत बात की। एक लंबी सी गाड़ी से एक ममा उतरी, उनके ट्विंस थे, 2 नैनीज थी। तो मुझे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला ये पक्का प्रोडक्ट समझेंगी, ये प्रपोजिशन भी समझेंगी, इनसे बात करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने बड़े अच्छे से क्रीम लगाई, देखी बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा है। सारा कुछ करने के बाद उन्होंने बॉटल पे देखा, कहते इस पे लिखा है कि सल्फेट फ्री है, क्या फ्री दे रहे हैं आप इसके साथ? और मतलब मेरा मुंह आज भी उस बात पे ऐसे ही खुलता है और उस टाइम भी ऐसे ही खुला था।
आई वाज लाइक ये तो हम बड़े गलत अजम्पशन में रह रहे हैं कि हम ऐसा बिजनेस बना देंगे, हम ऐसे यहाँ तो कंज्यूमर को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बात क्या कर रहे हैं। राइट, हमें तो ये भी समझाना पड़ेगा ये सल्फेट और पैराबेन है क्या। हाँ, तो उस तरह से जहां मैंने बोला कि वेबसाइट पहले 6 महीने के लिए सिर्फ लर्निंग के लिए थी कि यार आप आके समझिए बस और कुछ मत कीजिए, बहुत सारे ब्लॉगर्स से बात की, बट आई थिंक शुरू से जो एक चीज़ हमने किया है ना वो कंज्यूमर कनेक्ट, कि यार जब आप उसकी तकलीफ समझोगे और उसकी तकलीफ के हिसाब से अपना कंटेंट क्रिएट करोगे, अपना प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, अपनी कम्युनिकेशन क्रिएट करोगे, उसकी भाषा में आप उससे बात करोगे, वो अपने आप प्रोडक्ट उठाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। तो अब बताइए, अब आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं। अपने स्टैंड पॉइंट से मत पूछिएगा, जो भी इन्होंने बताया है उस स्टैंड पॉइंट से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है। तो आप मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर पाऊँ, कन्विंस स्किल को भी यूज़ करने के साथ साथ। देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़रूरी स्किल नहीं है। बिजनेस शुरू करने में ना 2 चीज़ें कोर होती हैं, या तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे या फिर वो किसी चीज़ को ज़्यादा कन्वीनियंट बना दे। जब इन दोनों बकेट्स में आपका आइडिया रहेगा ना तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। उसके बाद आता है बिजनेस को एग्जीक्यूट करना, जहाँ पे सबसे बड़ा फोकस आपका प्रोडक्ट पे होना चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, चाहे आप फाइनेंस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो आप बेचना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। बट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप जिसको बेचना चाहते हो उसको वो बात समझ में आ जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ब्यूटी में उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट करना था, बहुत सारे बड़े ब्रांड से कितने सालों से यूज़ करते हुए आ रहे थे लोग, अब उनको सडनली बोलना कि मैं एक नया ब्रांड हूँ, आप मुझे खरीदिए, बहुत मुश्किल था। तो मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम समझी। प्रॉब्लम ये थी कि यार सर्टिफाइड सेफ प्रोडक्ट कोई भी नहीं था। उसमें प्रॉब्लम सॉल्व मैंने कैसे की कि यार जहां आप बड़े ब्रांड यूज़ करते हो बहुत महंगे होते हो, मैंने आपको जितने में आप अभी ब्रांड खरीद रहे हो उससे आप 15% एक्स्ट्रा दो, आपको ये इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट से। वहाँ से मैंने कंज्यूमर अट्रैक्ट करना शुरू किया। और इंडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे ना कहानियाँ स्प्रेड होती है। एक माँ ने जब अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट बनाए, बाकी माँ उस प्रोडक्ट पे अपने आप भरोसा करेंगी, क्योंकि माँ वाली फीलिंग तो मतलब और कोई ब्रांड, कोई कंपनी कम्पीट ही नहीं कर सकती ना, जो केयर, जो प्यार एक माँ लेके आती है। तो आई थिंक वो कहानी अपने आप से स्प्रेड होती गई। मेरे को भी बिजनेस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने कोई बिजनेस डिग्री नहीं ली हुई, हमें P&L का मतलब भी नहीं पता था जब मैं घुसी थी। मतलब मुझे प्रॉफिट और लॉस अलग से पता था, P&L की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे नहीं पता थी, ठीक है। तो वो जैसे जैसे काम करते रहे, सीखते रहे, अपनी पेस पे सीखे। एक हिकअप होता है कि यार अगर मैं इस कमरे में घुस रही हूँ ना, कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, ये स्टूपिड लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। जब आप लर्निंग फेज में हो ना, आप ओपनली जाके ना एडमिट करो कि देखिए मैं ये काम पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं आता, मैं आपसे सीखना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद आएगा, लेकिन मैं कुछ सवाल ऐसे भी पूछ सकती हूँ जो आपको लगेगा कि यार मुझे पता होने चाहिए बट शायद मुझे पता ना हो। प्लीज़ उस चीज़ के लिए आप ना रेडी रहिए। जब उस एटीट्यूड के साथ आप घुसोगे ना, ये बाकी सारी चीज़ें, और जब आप अपना प्रोडक्ट बना लोगे ना, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप आती हैं उसके साथ, क्योंकि आपसे बेहतर उसके बारे में एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। Whenever you talk about communication skills, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि मैं इंग्लिश में बोलने में ज्यादा अच्छे नहीं हूँ। हिंदी में तो आप अपने घर में बहुत अच्छे से बात करते होगे, नॉन स्टॉप बोलते ही रहते होगे, घर वाले कहते होंगे चुप हो जा, बहुत बोलते हैं, राइट? ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सबकी बहुत अच्छी है, घर में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर में पेरेंट्स के साथ, सबके साथ कम्युनिकेट कर लेते हो। बट यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी यहां पे इंग्लिश में कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं। तो इस गलत फहमी को अपने माइंड से निकालिए। जो इन्होंने बात कही बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और अगर वो प्रॉब्लम आपने खुद फेस करी है और फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे पैशन भी आ जाता है। जैसे इन्होंने खुद एक प्रॉब्लम को फेस किया एज मदर, फिर एक पैशन के साथ में जाकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा, सबके बारे में। बट अभी जो आपने बात कही उससे मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि आपने ये कहा कि जब आपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने अपना जो प्राइस है वो औरों से ज्यादा रखा, 15%। जी। बट जब आपने ज्यादा रखा
तो क्यों उन्होंने चूज किया एक ऐसी कंपनी को जो कि अभी इतना लोगों ने सुना हुआ नहीं है, अब तो एस्टैब्लिश हो गया आपका ब्रांड, बट उस टाइम की अगर बात करी जाए 6 साल पीछे, तो क्या रीजन था, मतलब क्यों लिया लोगों ने, आपको क्या लगता है? ये भी हमने उनसे बात करके ही समझा था, क्योंकि हम जो इंग्रेडिएंट डाल रहे थे प्रोडक्ट में वो महंगे थे। ऑफ कोर्स जो बाकी लोग यूज कर रहे थे वो तो बड़ों में भी वही जा रहा है, बच्चों में भी वही जा रहा है, सबसे सस्ता इंग्रेडिएंट है, उसकी मात्रा ज्यादा रख के जो है प्रोडक्ट बना के बेच दिया। वो क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं थी, वो आपको नहीं यूज करना चाहिए। जो हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स थे मेरे सर्कल में ही, मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सबसे पहले बात किया जिनके बच्चे हुए थे उसी टाइम पे। उसके बाद जो है मैंने उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात किया, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाहर से ही प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि यार जो यहाँ इंडिया में मिल रहा है ना वो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच नहीं करता जो हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। तो आई थिंक वहाँ से जब हमने उनसे बात किया, हमने प्राइस पॉइंट भी डिस्कस किया, हमने बोला कि मतलब हम इतने पे लॉन्च करना, क्योंकि उस टाइम ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो भी हमने आइडिया लगाना था, हमें समझना था। और उस टाइम पे उन्होंने बोला कि यार ये लोशन जो है 200 रुपये का आता है, मैं 300 रुपये देने को तैयार हूँ, बट मुझे जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए प्रोडक्ट में, श्योरिटी चाहिए, मुझे ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो बस वही मल्टीपल लेके, वही ऐसे एनेक्डोट्स लेके हमने जो है अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि जितने पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और जितना MRP होना चाहिए उसका जो मार्जिन होता है, जो कॉग्स इनटू MRP का रेशो जो होता है वो 6 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस में आपको जो है कमीशंस भी देनी पड़ती हैं, आपको जो है डिस्काउंट भी देना पड़ता है, बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट भी आते हैं, रिटर्न्स भी होते हैं। इससे कम पे तो आप पैसा गवाओगे, आप पैसा बना नहीं पाओगे। तो आई थिंक हमारी वो वाली स्ट्रैटेजी कंज्यूमर से बात करके ही हमने बनाई थी, इसलिए वो चल भी गई। जब 100 लोगों ने बोला कि हम खरीद लेंगे, वहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि यार प्राइस बिल्कुल ठीक है, इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमने उसको स्केल किया। तो पहला बहुत ज़रूरी है कि छोटे ऑडियंस के साथ आप अपना कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट और प्राइस टेस्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूंगा कि उस टाइम पे जब आपने लॉन्च किया था, यानी बेबी प्रोडक्ट से आपने शुरू किया था, 6 प्रोडक्ट से, तो क्या उस टाइम पे कोई और भी कंपनीज थी इंडियन जो कि ऑर्गेनिक इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही थी, या यू गॉट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि उस टाइम पे आप ही थे पहला जो कि उस टाइम पे कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं कर रही थी। अच्छा, 1-2 छोटे छोटे लोग थे, बट वही बात थी कि वो सब कह रहे थे हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। हमने बोला हम नहीं बोलेंगे हम अच्छे हैं, दूसरे लोग हमारे लिए आके बोलेंगे कि हम अच्छे हैं। और जब वो लेबल मिलता है ना, एशियाज फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड, खाली इंडिया का नहीं, एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड, वहां से हमने ट्रस्ट विन किया था लोगों का। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको कुछ अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक फैक्टर नजर आ रहा है, दैट इज मेड सेफ। हाँ जी, क्योंकि अगर मेड सेफ नहीं होता और ये क्लेम करते ऑर्गेनिक है, तो उसका सर्टिफिकेशन क्या है, उसकी गारंटी क्या है कि वो ऑर्गेनिक है। बहुत सारे लोग आज की डेट में क्लेम कर देते हैं कि हम ऑर्गेनिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, व्हाटएवर इट इज, बट दे आर देमसेल्व्स सेइंग इट, नॉट अ थर्ड पार्टी, दैट टू एन अनबायस्ड पार्टी। सबसे मुश्किल चीज जो हमने क्रैक की है शुरू में वो मेड सेफ था, बट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि कंज्यूमर का ट्रस्ट उसकी वजह से आया। हम लोग सुनते रहते हैं कि पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, बट आई वांट टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पैशन। जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन है। इन्होंने कहा कि पैशन वो होता है जो कि आपकी नींद उड़ा दे, बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक चीज और भी देखनी है कि कहीं आपका वो पैशन ऐसा ना हो कि वो औरों की भी नींद उड़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मेरा पैशन है सिंगिंग, और वो पैशन आपकी नींद उड़ा देता है, लेकिन पड़ोसियों की भी नींद उड़ा देता है और वो पुलिस को फोन कर देते हैं, राइट? तो गड़बड़ हो जाएगी। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या समझने वाली है, आप लोग कहां पे मिक्सअप करते हो, कहां पे गड़बड़ करते हो। बार बार जब आप पैशन की बातें करते हो तो आप ये नहीं समझ पाते कि पैशन और प्रोफेशन 2 अलग अलग चीजें होती हैं। एक है आपका पैशन, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या है वो बताना बड़ा आसान है। क्या है ऐसा जो रात को आपकी नींदें उड़ा देता है, बताओ क्या करते हो पूरी रात? मत बताओ, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो पैशन क्या है वो हम सबको पता है, जहां पे हमको मजा आता है, बट क्या उससे पैसा कमा सकते हो? सो पैशन और प्रोफेशन 2 अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो।
आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, वहां से पैसा कमाना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। इससे आपके साथ वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। आपको किससे फर्क पड़ता है कि आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होनी चाहिए। अगर वो कनेक्ट होता है इनके पैशन से, फिर आपको वहां पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, कि आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया बेस्ड अपॉन कि आपको लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल है, या ये बर्निंग डिजायर है, या ये डिजायर है ये करने का। जैसे इनके केस में अगर देखा जाए तो इनका पैशन क्या था उस टाइम पे जब इन्होंने कंपनी शुरू करी, कि मेरे को अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि बिल्कुल सेफ हो। वहां से इनको एनर्जी मिली इस काम को शुरू करने की। फिर उसके बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए। अभी तो अगर ये बैठ करके बताएंगी ना कि कितने चैलेंजेस आए, तो यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स कि कितने चैलेंजेस आए होंगे। अगर इनकी अकेले की ये प्रॉब्लम होती और इनका पैशन होता और ये सॉल्व भी कर लेती, तो वहां से एक बिजनेस खड़ा नहीं होता, पैसा नहीं आता। बट ये इनकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं थी, ये और सब मदर्स की प्रॉब्लम थी, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी। तो जब इनका पैशन एक बड़ी प्रॉब्लम से कनेक्ट हो गया, तो एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट हो गई। यू गॉट द आंसर? प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि सर हमारा माइंडसेट जॉब में भी होता है सर, बिजनेस में भी होता है, और इसमें हम सर खुद से भी सेल्फ डिपेंड होकर के सर कोई भी डिसीजन खुद से डिसाइड नहीं कर पाते कि हम एक्चुअली करें तो क्या करें। और इसी में सर हम दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है सर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मतलब कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि एक इंसान ये पता लगा सके कि उसको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए बेस्ड अपॉन हिज और हर पर्सनैलिटी? क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि मतलब एंटरप्रेन्योर्स में क्या अलग होता है? अपना एग्जांपल शेयर करती हूँ। कभी भी ना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं हुआ, हमेशा डर की फीलिंग ज्यादा थी कॉन्फिडेंस की फीलिंग से, कि यार पक्का यही है कि यही करना चाहता है, ये बन जाएगा बड़ा बिजनेस, वो डाउट था। दूसरी तरफ जो है शॉर्ट टर्म में जॉब थी। तो आई थिंक शुरू में मैंने जो है जॉब वाला वे लिया कि पहले ये कर लेती हूँ, ये करते करते फिगर आउट करती हूँ कि जो मैं करना चाहती हूँ वो और बेटर कैसे होगा। मेरे बाय द वे मामाअर्थ से पहले 2 स्टार्टअप्स रहे हैं जो मैंने शुरू किए, और 1.5-2 साल में मैंने बंद भी करे। तो वहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ लर्निंग्स हैं। बट पहले जॉब किया, जॉब करते करते अपने आइडिया को शार्प किया, ताकि टेम्परेरली भी पैसा जो इनकम है वो ना रुके, मैं कमाती रहूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूँ। जैसे जॉब करते करते मुझे लगा कि अब ये बिजनेस जो है इस स्टेज पे है कि मैं ये छोड़ के अपना पूरा समय इस पे लगाना चाहती हूँ। फिर मैंने जो है अपना आइडिया पिकअप किया और मैंने स्टार्ट किया। मेरा लॉजिक भी हमेशा वही रहता है कि अगर आपको डाउट ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर आप वो ऐसे उछलती हुई मछली बन जाते हो, फिर आपसे रुका नहीं जाता, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपको जो है घुसना होता है उसके अंदर फुल फ्लेजेडली कि यार ये मैं क्रैक कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। मेरा बड़ा गोल माइट भी ये हो, बट मुझे पता है पहले 10 कदम मेरे ये होने वाले हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो आप रात को सो नहीं पाओगे जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो वहां पे अपने आप फिर जॉब छूट जाती है। Excellent point. Let's give a big round of applause for her. Thank you so much, Ghazal, for coming, and Thank it you was for a having pleasure me. meeting you and pleasure talking to you.